फ्रेंड्स, एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी के भी कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री के भी कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और रिविज़न ज़रूर किया करें, क्योंकि रिविज़न ना करने की स्थिति में आपको क्वेश्चन भूलने लगते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षण और पोषण और औषधि के बारे में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल, इजेनॉल, मेथेनॉल, बेंजेल्डिहाइड। तो चलिए बता दीजिए, आपके आईएएस और पीसीएस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से प्रमुख घटक कौन सा है, आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक होता है वो यूजेनाल होता है और यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक होता है और इसका जो उपयोग होता है वो दांतों के दर्द को दूर करने में बाखूबी रूप से किया जाता है। और लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। और मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश जो हैं वो आपके मेडागास्कर और इंडोनेशिया हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, यूजेनॉल। यूजेनॉल जो है लौंग के तेल का प्रमुख घटक है और मेडागास्कर और इंडोनेशिया जो है ये मुख्य तेल उत्पादक देश हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना जेली बनाने के लिए इनमें से कौन सा फल है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आम, पपीता, अमरूद, कैथे। ये भी आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है। तो देख लेते हैं हम लोग। पपीता, पपीते में जो होता है पपायन नामक तत्व पाया जाता है। पपीते में पपायन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट होने नहीं देता, मतलब जिलेटिन बनने नहीं देता, जिसके कारण हम इस फल को जेली के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपका पपाया नहीं होगा। फिर है आम और कैथे। आम और कैथे में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे व पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है। तो आम जो है ये आपका, आम और कैथे जो है ये पेक्टिन की उपस्थिति में जो क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है। और जबकि ये जो आपका अमरूद है, अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं होते हैं आम के अमरूद के लिए। तो इसीलिए अमरूद का जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल होता है। तो आप फिर से देख लीजिए, पपीता जो होता है उसमें पपायन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, इसीलिए इसका यूज़ जेली बनाने में नहीं करते हैं। और आम और कैथा जो है इसमें जो है पेप्टिन की उपस्थिति इसके कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने दोनों पर निर्भर करती है। कच्चे फल में भी पेक्टिन होता है और पक जाने पर भी इसमें पेक्टिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका भी जेली नहीं बनता। और अमरूद में जो होता है पेक्टिन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, इसमें पेक्टिन पाया नहीं जाता, इसीलिए अमरूद की जेली बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीवों की आवश्यकता होती थी, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। आपको बताना है कि प्राचीन काल से जो दही बनाने की प्रक्रिया थी उसमें किसका यूज़ होता था। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर देने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो दूध से दही जो होता है ये उचित तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 12 घंटों में इसमें दो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, ये दूध की शर्करा को लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करने का कारण बनते हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए इसके लिए उचित तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और लगभग 12 घंटे तक इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव या जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा लैक्टेज से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने का कारण है। तो इससे दूध से दही बनाने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, जीवाणु जो होता है ये जिम्मेदार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे, पहला ऑप्शन रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, सेकंड है खरीदने में महंगे होते हैं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, फोर्थ है बिना कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग किए
उगाए जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो कार्बनिक खाद्य होते हैं हमारे लिए बेहतर कब माने जाते हैं, जब उस फसल को हम बिना किसी खाद या किसी कीटनाशक का यूज़ किए हम उसको अगर उगा लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट हो जाएगा। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर तब माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं, इसीलिए कार्बनिक खाद्य हमारे लिए उपयोगी होते हैं। बिना उसमें ना कोई खाद होता है जो मतलब बनाया जाता है कृत्रिम, और कीटनाशकों का भी यूज़ नहीं किया जाता है कार्बनिक खाद्य में। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ACE2 पद का उल्लेख निम्न में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो ACE2 क्या है? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसका पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ACE2 का। तो इस पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है आपको बताना है। पहला है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनर्स्थापित जीन, सेकंड भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, तीसरा है वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, फोर्थ है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो चलिए ये आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ACE2 का जो पूरा नाम है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 होता है, और यह कोविड-19 हेतु उत्तरदायी विषाणु सार्स, आपको पढ़े होंगे सार्स कोव 2, ये जो है आपका कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है जो प्रवेशग्राही का काम करता है, और वास्तव में ACE2 विभिन्न कोशिका प्रकारों की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है। तो आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा विषाणु जनित रोगों का प्रसार, इसको रोगों को फैलाने वाला, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलगार्ड फर्स्ट और बॉलगार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उल्लेख, जैव उर्वरकों का उत्पादन। ये भी आपके IAS में वो क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। बॉलगार्ड फर्स्ट और बॉलगार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो बॉलगार्ड फर्स्ट जो होता है वो BT कॉटन, जिसे एकल जीन प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, ये भारत की प्रथम जैव प्रौद्योगिकी है और जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण हेतु अनुमोदित किया गया था। और बॉलगार्ड सेकेंड जो है ये दोहरी जीन प्रौद्योगिकी है जिसे वर्ष 2006 में अनुमोदित किया गया था, और ये दोनों प्रौद्योगिकियाँ जो हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के विकास से संबंधित हैं, और ये दोनों प्रौद्योगिकियाँ जो हैं बॉलवर्म के नियंत्रण की एक पर्यावरण अनुकूल विधि है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास करने के लिए बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 का उल्लेख किया गया है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? आपको बताना है खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ताज़े दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं आविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है, और अनेक आविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दूध को खट्टेपन का कारण होता है। तो आपको बताना है कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है एक प्रकार का लवण होता है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ये मिर्गी रोग के लिए है। ये एक मिनट, इस औषधि का जो प्रयोग होता है वो मिर्गी रोग के उपचार के लिए ज़्यादातर किया जाता है, शांतिकारक औषधि का। ये भी आपका UP PCS में आया क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शामक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ये भी आपका पिछले क्वेश्चन में हुआ था, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं एस्प्रिन क्या है। तो मैंने बताया था कि एस्प्रिन जो है ये पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है, और यह वेदना निवारक का भी कार्य करता है। एस्प्रिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। एस्प्रिन जो है एक प्रकार का
पायरेटिक है जिसका प्रयोग हम बुखार में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। तो चलिए आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Na2 एक मिनट NaC7H5O2, ये आपका सोडियम बेंजोएट का फार्मूला है। तो सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र होता है NaC7H5O2 होता है और इसका जो व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में यूज़ होता है और यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए मतलब परिरक्षण मतलब सुरक्षा के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्टरेट, सोडियम एसीटेट। तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग ऐसे बता दीजिए, अभी मैंने बता दिया। तो आपका सोडियम बेंजोएट जो है ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है और सोडियम बेंजोएट का जो रासायनिक सूत्र है वो NaC7H5O2 होता है और इसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन तथा प्रोपिलीन रहेगा यहाँ पे। प्रोपिलीन, एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड किस खाद्य क्वेश्चन है, एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड, यहाँ पे एपोक्साइड हो जाएगा, एपोक्साइड किस प्रकार के पदार्थों के लिए बहुत अच्छा परिरक्षक है? आपको क्वेश्चन था कि एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड किस प्रकार के पदार्थों के लिए बहुत अच्छा परिरक्षक है? कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए, अधिक नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? एथिलीन और आपका प्रोपिलीन एपोक्साइड जो है ये किस प्रकार के पदार्थों के लिए बहुत अच्छा परिचायक है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये राइट हो जाएगा। कम नमी युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए एथिलीन और प्रोपिलीन एपोक्साइड जो होता है ये बहुत बढ़िया परिरक्षक होता है और शुष्क फल, मसालों इत्यादि के परिरक्षण में इसी एपोक्साइड का ही यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सार्विक अम्ल तथा इसकी लवण का प्रमुख उपयोग है। सार्विक अम्ल और इसके लवण का क्या उपयोग है ये बताना है। तो भोज्य पदार्थों में ईस्ट की वृद्धि को रोकने के लिए, भोज्य पदार्थों में फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? सार्विक अम्ल उसके लवण क्या उपयोग है? तो सोडियम तथा पोटेशियम सार्बेट का जो अत्यधिक प्रयोग होता है वो कुछ भोज्य पदार्थों में ईस्ट की वृद्धि को रोकने के लिए और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें आपका चीज़ है, पका खाना है, अचार है, कुछ मांस या मछली, ये सारे जो हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए या इसके परिरक्षण के लिए हम सार्विक अम्ल का यूज़ करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि अचार वगैरह में फफूंदी बहुत जल्दी ही लग जाता है या कोई चीज़ वगैरह है, पनीर वगैरह, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उस पर भी फफूंद वगैरह लग जाते हैं। इन सारी क्रियाओं को रोकने के लिए आप सार्विक अम्ल और इसके लवण का प्रमुख उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्न में से किस पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? आपको बताना है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्न में से किस पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? जैम, सॉस, अचार, उपयुक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का जो फार्मूला होता है वो Na2S2O5 होता है। ये आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का फार्मूला होता है और इसका जो प्रयोग होता है वो जैम, सॉस, अचार, इन सारे चीज़ों को परिरक्षण में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का जो प्रयोग होगा वो जैम, सॉस, अचार, इन सब सारे पदार्थों का संरक्षण के लिए या परिरक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधियों का वह समूह जो कि सल्फेनिलामाइड से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? सल्फा ड्रग्स, फिनएसिटिन,
एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सी औषधियाँ हैं जो हम प्रयोग करते हैं सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो औषधियों का वह समूह जो सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं वो सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं जो औषधियों का वह समूह जो सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं, आपका सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनिद्राकारी दर्दनाशक औषधि कौन सी है। अनिद्राकारी दर्दनाशक औषधि कौन सी है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो औषधि क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण इत्यादि में प्रयोग किया जाता है वो औषधियाँ कहलाती हैं। और रसायन औषधियों को जो चिकित्सा विज्ञान ने उनकी क्रिया के आधार पर दो प्रकार से बांटा है, ज्वरनाशक और पीड़ाहारी या दर्दनाशक। तो ज्वरनाशक जो होता है वो आपका रासायनिक पदार्थ जो मतलब उच्च ज्वर या उच्च बुखार में ताप को कम करने के लिए किया जाता है वो ज्वरनाशक हो गया। पीड़ाहारी या दर्दनाशक जो होता है वो बिना बेहोशी, उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव को दर्द को कम करती है वो दर्दनाशक कहलाती है। और दर्दनाशक जो होती है पीड़ाहारी जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं, अनिद्राकारी औषध, निद्राकारी औषध। अनिद्राकारी दर्दनाशक जो है तो हम लोग बात कर रहे थे अनिद्राकारी दर्दनाशक की। तो अनिद्राकारी दर्दनाशक जो होते हैं वो आपके एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये जो होते हैं अनिद्राकारी दर्दनाशक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। एस्प्रिन भी आपका अनिद्राकारी दर्दनाशक है और पैरासीटामोल भी आपका अनिद्राकारी दर्दनाशक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वरनाशक दवा है। आपको बताना है इनमें से कौन से ज्वरनाशक दवा हैं। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, फिनएसिटिन, उपर्युक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया कि औषधियाँ जो होती हैं इसको उनकी क्रिया के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, ज्वरनाशक और पीड़ाहारी। ज्वरनाशक वह दवाई होती हैं जो उच्च ज्वर में ताप कम करने में किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाते हैं। जैसे एस्प्रिन और आपका पैरासीटामोल, फिनएसिटिन, ये तीनों आपके जो हैं आपके ज्वरनाशक दवा हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं कहलाते हैं। विसंक्रामक, प्रशांतक, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, क्या कहलाते हैं आपके, कौन से रसायन हैं जो जीवाणु व सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं वो विसंक्रामक कहलाते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है ये उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रामक में किया जाता है। और यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे फिनॉल है, मेथिल फिनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे आपका विसंक्रामक हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, विसंक्रामक। वे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं विसंक्रामक कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रसायन जिसका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है कहलाते हैं। बेहोशी कारक, प्रशांतक, विसंक्रामक, ज्वरनाशक। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन से रसायन है जो मानसिक तनाव कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं। तो वे रसायन जिसका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने या अवसाद दूर करने के लिए किया जाता है वो आपका प्रशांतक कहलाते हैं। और आपका ये औषधि जो होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और उन मरीजों को दिए जाते हैं जो अति तनाव, अवसादित और हिंसक गुण के होते हैं। और ये आपका रेजर पाइन एक प्रबल प्रशांतक होता है जिसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से पृथक किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, प्रशांतक। जो वे रसायन जिसका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं कहलाती हैं। दर्दनाशक, ज्वरनाशक, निद्राकारी, अनिद्राकारी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, इनमें से कौन सी औषधि है जो बिना बेहोश किए, बिना मानसिक उलझन दिए और तंत्र के तंत्र पर भी कोई प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ता है, इस औषधि का नहीं पड़ता, वो कौन सी औषधि है। तो अभी मैंने आपको बताया कि औषधियाँ जो होती हैं जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण के लिए किया जाता है औषधि कहलाती है। और क्रिया के आधार पर रसायन या औषधि जो है इसको दो तरह के बांटे गया है, ज्वरनाशक और पीड़ाहारी और दर्दनाशक। तो ज्वरनाशक जो होते हैं ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग उच्च ज्वर में
उच्च ज्वर में ताप को कम करने के लिए किया जाता है। और पीड़ाहारी या दर्दनाशक जो होते हैं वे औषधि होते हैं जो बिना बेहोश, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं। इस पर कोई भी, इस दवा की यूज़ से ना कोई बेहोश होता है, ना कोई मानसिक उलझन होता है, ना इसके तंत्रिकीय तंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहलाती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखा करें और रिवीजन बार बार किया करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप लोग को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।